जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से 18 दिसंबर के करंट अफेयर्स को फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय को गवाए हुए, क्योंकि समय काफ़ी अमूल्य चीज़ होता है। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 18 दिसंबर के फास्ट रिवीजन और आपको डेली करंट अफेयर्स का डेली क्लास का आपको सुबह को 6 बजे वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, पहला नंबर प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास सिलिनेक्स 24 प्रारंभ किया है? तो ये सिलिनेक्स, इस नाम में ही, सिलिनेक्स में ही आपको दो देशों का नाम मिल जाएगा। SL से हो जाता है श्रीलंका और I से हो जाता है इंडिया। ठीक है, तो ये सिलिनेक्स अभ्यास जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है। वहीं पर एक अन्य युद्धाभ्यास भी है जिसका नाम है मित्र शक्ति, और ये भी आपको भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है। इसका आखिरकार आयोजन कहाँ किया गया था सिलिनेक्स 2024 का? यहाँ पर देख लीजिएगा कि क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि सिलिनेक्स 2024 का आयोजन कब किया गया था, तो सिलिनेक्स 2024, यहाँ पर आपको 24 से यह अंदाजा लग जाएगा कि 24 में होने वाला जो अभ्यास है सिलिनेक्स, यह इंडिया प्लस श्रीलंका के साथ होने वाला है। मित्र शक्ति भी इसी के साथ होता है, लेकिन इस बार का आयोजन जो है विशाखापट्टनम में किया गया है पूर्वी नौसेना के कमान के द्वारा। ठीक है, और वहीं पर देखिए कि भारत की तरफ से जो इसमें शामिल हुआ है, इस युद्धाभ्यास सिलिनेक्स में जो भारत की तरफ से शामिल हुआ है वो INS सुमित्रा जहाज जो है वो शामिल हुआ है। अब यहाँ पर एक वर्ड दिख रहा होगा INS, और INS का मतलब क्या होता है? तो इंडियन नेवल शिप होता है। ठीक है, तो इंडियन नेवल शिप सुमित्रा जहाज जो है वो इसमें शामिल हुआ है। अब इसमें आयोजन जो है सिलिनेक्स वो इंडिया प्लस श्रीलंका के साथ होता है। और यहाँ पर जब युद्धाभ्यास के लिए विशाखापट्टनम में आए हैं पूर्वी नौसेना के कमान के द्वारा, तो वहाँ पर श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है अनुराग कुमार दिसानायक, वो भी इनके साथ आए हुए हैं भारत यात्रा पर। अब देख लेते हैं अन्य युद्धाभ्यास, जैसे सिनबैक्स आपको इंडिया प्लस कंबोडिया के साथ होता है। ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा सा वर्ड में चेंजिंग मिलेगा। सिन आपको दिख जाएगा, तो सिन जहाँ मिलेगा तो आपको इंडिया प्लस कंबोडिया, लेकिन वहीं पर सिन के जगह पर आपको सिम मिलेगा, तो सिमबैक्स आपको इंडिया प्लस सिंगापुर। याद रखने के लिए आसान तरीका है कि सिंगापुर जो है आपको यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया प्लस सिंगापुर। ठीक है, तो सिंगापुर में आपको म वाला हो जाएगा और कंबोडिया में आपको न दिख जाएगा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग आगे देखते हैं दोस्ती अभ्यास। तो दोस्ती अभ्यास जो आपको 3 देशों के बीच होता है, भारत, श्रीलंका और मालदीव। मालदीव की राजधानी कहाँ है? माले। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? कमेंट्स में आप लोग बताइएगा। भारत की राजधानी तो पते हैं, भारत की कुल राजधानी कितनी है ये भी आप लोग को पता होगा, यो पासा करते हैं। ठीक है, 4 है। तो आप लोग को कितने लोग को पता है कि भारत की कुल राजधानियाँ 4 हैं? तो वह कौन कौन सी है आप लोग कमेंट्स में जरूर छापेगा, बहुत अच्छा लगता है आप लोग का कमेंट्स। ठीक है, वहीं पर देख लेते हैं कि एकता और एक्विबेरिन जो अभ्यास है वो इंडिया प्लस मालदीव के बीच होता है। ठीक है, और मालदीव की राजधानी अभी हम आपको बताएं माले है। वहीं पर बोंगो सागर और संप्रीति, ये इंडिया प्लस बांग्लादेश के साथ होने वाला युद्धाभ्यास है। सूर्य किरण इंडिया प्लस नेपाल के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है। आइए हम लोग इस प्रश्न का ललन टॉप को देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम जिसका नाम है सर्वत्र, किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च करने वाला DRDO, और DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। ओके, चलिए आइए आगे हम लोग चलते हैं अगला ललन टॉप प्रश्न की ओर। उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक कहाँ स्थापित होगा? तो BHU, और BHU का मतलब होता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो भारत का पहला मानव DNA बैंक कहाँ स्थापित होगा? BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। वहीं तीसरे नंबर क्वेश्चन है 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 जो इस बार हुआ है, उसमें राज्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का झांकी किसे दिया गया है? तो ये उड़ीसा को, और उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। अभी हाल फिलहाल में यहाँ पर नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, आप लोग ये भी कमेंट्स में छापेंगे मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 2 नंबर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में चक्रवात चिंडो से तबाह हुआ मायोट समूह कहाँ स्थित है? तभी हाल फिलहाल में ये चिंडो एक साइक्लोन उठा है, चिंडो नाम का एक चक्रवात आया है और इससे काफ़ी तबाही भी हुआ है। और ये मायोट द्वीप पर कहाँ पर आया है? तो ये मायोट द्वीप पर आया है। और ये मायोट द्वीप कहाँ है आखिरकार? तो ये हिंद महासागर में। कहाँ पर? हिंद महासागर यानी इंडियन पैसिफिक में है। ठीक है, और यह हिंद महासागर में मायोट द्वीप जो है, ये मायोट द्वीप पर किसका अधिकार है? फ्रांस का। ठीक है, अब चक्रवात का नाम क्या है? चिंडो आया है। यहाँ पर जो चक्रवात आया है यह 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से यहाँ पर आंधी तूफान आया है, और यहाँ पर सिर्फ मलबा ही मलबा छा गया है। इस द्वीप पर कुछ नहीं बचा है। 200 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से लोग बाइक चलाते हैं 60-70 की स्पीड से, तो पूरा धूलकन उड़ा देते हैं। बताइए कि 200 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जब आंधी तूफान आया तो
उस देश का, उस जगह का क्या हाल होगा। तो वहाँ पर सिर्फ मलबा ही मलबा बच चुका है। यह द्वीप पूरी तरह से क्या हो चुका है, तबाह हो चुका है। आखिरकार ये द्वीप कहाँ है मैप में, तो मैप में जाइएगा तो आप लोग यहाँ पर अफ्रीका का मैप मिल जाएगा। ठीक है, ऊपर यहाँ आपका यूरोप दिख जाएगा, यहाँ पर आपको पूरा एशिया दिख जाएगा और एशिया के नीचे आप जाइएगा तो अफ्रीका महाद्वीप है। और अफ्रीका महाद्वीप के जस्ट बगल में देखते हैं तो मेडागास्कर, और मेडागास्कर के जस्ट ऊपर आपको दिख जाएगा मायोट द्वीप। मायोट द्वीप जो फ्रांस के अधिकार में है। ठीक है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप के बगल में आपको मेडागास्कर, और मेडागास्कर के जस्ट ऊपर आपको मायोट द्वीप दिख जाएगा छोटे छोटे बिंदु बिंदु में। आइए हम लोग 2024 में कुछ अभ्यास हुए हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये 2024 का चक्रवात जिसका रैमल का नामकरण किसने किया है, ये नामकरण ओमान ने किया है। दाना का नामकरण कतर ने किया। फेंगल का नामकरण सऊदी अरब ने किया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हाल ही में चक्रवात चिंडो से तबाह हुआ मायोट समूह कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है हम आपको अभी बताए हैं, तो मेडागास के जस्ट ऊपर में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ललन टॉप, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक किसने जीता है, महाराष्ट्र जीता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 वाला ध्यान रखेंगे कि 2023 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ है उसमें महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा पदक जीत चुका है। लेकिन इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तमिलनाडु में, लेकिन सबसे ज़्यादा पदक किसने जीता, महाराष्ट्र। वहीं 2024 वाला खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये अपना बिहार में किया जाएगा। ठीक है, वहीं हम लोग देख लेते हैं हाल ही में भारत के यूपीआई भुगतान को स्वीकार करने वाला यूरोपीय देश का वह कौन सा ऐसा देश बन चुका है, तो ये यूरोपीय महाद्वीप का रहने वाला एकमात्र देश फ्रांस है जो भारत का यूपीआई भुगतान है उसको अपनाने वाला बन चुका है। अब यूपीआई, तो यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने 27,000 करोड़ के तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला कहाँ रखी है, ये उड़ीसा राज्य में रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स की दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की, फोर्ब्स की दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2024 में किस भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। तो अभी फोर्ब्स के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया है जिसमें से शक्तिशाली जो महिलाएं हैं उनको शामिल किया गया है। तो इसमें 100 महिलाओं को शामिल किया गया है और 100 में से 3 जो है वो भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। हम ये भी देखेंगे कि विश्व में कौन थी पहले नंबर पर और भारत के तीसरे 3 में कौन है। ठीक है, तो विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं का रिपोर्ट जारी किया है फोर्ब्स के द्वारा और ये इसमें पहले स्थान पर अर्सुला वॉन डोर हैं जो यूरोपियन यूनियन संगठन है उसके अध्यक्ष हैं। कौन है, अर्सुला वॉन डोर हैं। वहीं तीसरे स्थान पर जॉर्जियो मेलोनी हैं जो इटली के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, वहीं पर देखिए कि भारत में 3 महिलाओं को इसमें शामिल किया गया है। 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं का लिस्ट जारी किया है जिसमें से 3 जो है वो आपको भारतीय हैं। अब वो 3 भारतीय कौन कौन सा है, तो भारत में हम लोग देखें तो फर्स्ट स्थान पर हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, लेकिन वहीं पर ओवरऑल हम पूरे विश्व में देखें तो 28वें स्थान पर आते हैं 100 में से। ठीक है, वहीं हम लोग देखें कि भारत में दूसरे स्थान पर रोशनी नादर मल्होत्रा जी हैं। रोशनी नादर मल्होत्रा जी जो HCL टेक्नोलॉजी कंपनी के संस्थापक हैं, लेकिन ओवरऑल देखें तो 100 लिस्ट में से इनका 81वां स्थान है पूरे वर्ल्ड में। वहीं हम लोग तीसरे स्थान पर देखें भारत में कौन है, तो किरण मजूमदार जी हैं जो बायोकॉन कंपनी के संस्थापक हैं और ये 100 में से भारत में तीसरे स्थान पर और वहीं पर पूरे विश्व में 100 में देखें तो ये 82वें स्थान पर है। तो ये आप लोग याद रखिएगा 3 महिलाओं को शामिल किया गया है। कौन कौन, तो ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, रोशनी नादर मल्होत्रा जो HCL कंपनी के संस्थापक है और तीसरे किरण मजूमदार जो बायोकॉन कंपनी के संस्थापक है। ये 3 व्यक्तियों को शामिल किया गया। आइए हम लोग देख लेते हैं कि सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति कौन है, तो मोरारजी देसाई हैं। 10 बार इन्होंने बजट पेश किया है अपने कार्यकाल में। GST काउंसिल के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो वित्त मंत्री होते हैं और इसका भारत के संविधान में उल्लेख कहाँ पर है, तो अनुच्छेद 279 के ए में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, जहाँ पर आपको ए दिख जाए, क दिख जाए, ठीक है, 279, 379 या ABCD दिख जाए या कोई भी अक्षर दिख जाए तो आप समझ जाएगा कि उसको संविधान संशोधन करके बाद में उसको जोड़ा गया है। स्वतंत्र भारत में बजट पेश करने वाले प्रथम कौन थे, तो व्यक्ति तो वे के सन्मुख रेड्डी थे। ये भी आप लोग याद रखें, स्वतंत्र भारत में सबसे पहले बजट पेश करने वाले के सन्मुख रेड्डी थे। आइए इस प्रश्न का ललन टॉप हम लोग देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया
पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है? तो ये पहला सर्वेक्षण पोत जो है इंडियन नेवल शिप यानी INS संध्यांक है और दूसरा INS निर्देशक भी है। तो याद रखिएगा, दूसरा पूछेगा तो यहाँ पर तो पहला आपको पूछा है, अगर सेकेंड पूछेगा तो निर्देशक हो जाएगा और पहला पूछेगा तो संध्यांक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रैमी अवार्ड 2024 में ग्लोबल म्यूजिक एल्बम पुरस्कार से सम्मानित फ्यूजन बैंड शक्ति का संबंध किससे है? तो अभी हाल फिलहाल में 2024 में ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित होने वाले ग्लोबल म्यूजिक एल्बम पुरस्कार से सम्मानित होने वाले फ्यूजन बैंड शक्ति का संबंध किससे है? तो ये शंकर महादेवन से संबंधित है और जाकिर हुसैन से। और जाकिर हुसैन क्या है? तबला वादक है। इन्हें पद्मश्री 1988 में दिया गया, पद्म विभूषण आपको 2002 में दिया गया और पद्म विभूषण जो है 2023 में इनको मिल चुका है। हाल फिलहाल में इनका अभी निधन हो चुका है। हाल ही में व्यास सम्मान 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो अभी हाल फिलहाल में व्यास सम्मान 2024 के लिए जो है किनको चुना गया है? सूर्यबाला को। सूर्यबाला को कौन सा उपन्यास है ये भी देखते हैं। देने वाला कौन कौन है? तो ये के बिरला फाउंडेशन जो है वो व्यास सम्मान को देता है। इस बार का क्रम कौन सा है? 34वीं क्रम है 2024 में। और प्राप्तकर्ता कौन है? सूर्यबाला जी को दिया गया है। इनके उपन्यास कौन है? तो कौन देश को वासी, ये उपन्यास इनके हैं। सूर्यबाला जी का जन्म कहाँ हुआ है? तो बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। जबकि 33वें व्यास सम्मान जो है 2023 में आपको पुष्पा भारती जिनके उपन्यास यादें यादें के लिए दिया गया था। ठीक है, तो 33वां व्यास सम्मान किसे दिया गया? पुष्पा भारती दिया गया है, पुष्पा भारती को यादें यादें उपन्यास के लिए। याद रखने के लिए आसान तरीका है कि 2023 में 33वें क्रम हुआ था तो 2024 में 34वें क्रम हुआ है। ठीक है, लास्ट में 34 और 25 में आएगा तो 35वां क्रम हो जाएगा, तो लास्ट की संख्या से पहचान सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि टर्नर पुरस्कार से भी जसलीन कौर को सम्मानित किया गया है। बुकर पुरस्कार समंथा हार्वे को दिया गया है उपन्यास ऑर्बिटल के लिए। फर्स्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? तो जी शंकर कुरूप को। वहीं व्यास सम्मान की शुरुआत 1991-92 में हुआ था और फर्स्ट व्यास सम्मान किसे मिला था? तो रामविलास शर्मा को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललन टॉप हाल ही में 2 दिवसीय वार्षिक 2 समोचे महोत्सव कहाँ शुरू किया गया? लद्दाख में। लद्दाख कब जो है आपको केंद्र शासित प्रदेश भारत का बनता है? तो 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो है आपको 31 अक्टूबर 2019 को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बनता है। तो जिस समय केंद्र शासित प्रदेश बनता है लद्दाख में 2 ही डिस्ट्रिक्ट थे, लेकिन अभी वर्तमान में 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा किया है? तो 5 व्यक्तियों को अभी हाल फिलहाल में भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा किया गया है। जननायक के नाम से जाने जाने वाले बिहार के कर्पूरी ठाकुर, MS स्वामीनाथन, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह और PV नरसिम्हा राव, ये 5 व्यक्तियों को अभी भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हाल ही में 4थे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? तो ये अष्टलक्ष्मी आयोजन नॉर्थ ईस्ट गुवाहाटी में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नवाब सलेम को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ है? द हेग नीदरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितना है? 15 और हर एक न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्षों के लिए होता है। उसी में से एक भारतीय न्यायाधीश भी हैं जिनका नाम है दलबीर भंडारी, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कार्बन 14 के सहयोग से दुनिया की पहली परमाणु हीरा बैटरी, दुनिया की, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है कि कार्बन 14 के सहयोग से दुनिया की पहली परमाणु हीरा बैटरी जो है आपको विकसित किया गया है। किसके सहयोग से? कार्बन 14 के सहयोग से पहली परमाणु हीरा बैटरी को बनाया गया है। बनाने वाला कौन है? ब्रिटेन, क्योंकि बनाने वाला जो कंपनी है ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी इंग्लैंड का है और यहीं पर राजा राम मोहन राय जी का भी निधन हो चुका था ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी में, ये भी आप लोग याद रखिएगा कहाँ है? इंग्लैंड। तो ये कार्बन 14 के माध्यम से परमाणु से बना पहला हीरा बैटरी का निर्माण ब्रिटेन के ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी ने किया है और इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा? तो कार्बन 14 रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से इसका उपयोग किया गया है। इनका जीवन काल क्या होगा एक बैटरी का? तो ये जीवन काल जो होगा इस बैटरी का जो जीवन चलेगा 5000 वर्ष तक यह बैटरी एगो चल सकता है। ठीक है, वहीं देख लेते हैं कि हीरे के अंदर जो है वो तेज गति से इलेक्ट्रॉन को उत्पन्न से ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा।
आइए हम लोग देख लेते हैं कार्बन 14 का उपयोग। तो कार्बन 14 का उपयोग जीवाश्म की आयु पता करने में किया जाता है, ठीक है, कि कितना वर्ष ये पुराना है। और वहीं पर भारत की फर्स्ट वैदिक घड़ी का कहाँ लगाया गया है, तो उज्जैन मध्य प्रदेश में लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केरल सरकार ने KPP नम्बियार पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया है? एस सोमनाथ, जो इसरो के अभी वर्तमान में चेयरमैन हैं यानी अध्यक्ष हैं। हाल ही में वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष की पहली बैठक कहाँ हुई है? तो अभी हाल फिलहाल में वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष का पहली बैठक वाशिंगटन DC में हुआ है। वाशिंगटन DC आपको अमेरिका की राजधानी है। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 45वें शतरंज ओलंपियाड की मशाल किसे सौंपी है? तो ये बुडापेस्ट को सौंपी है, यानी हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट को। विजेता इसमें मेल और फीमेल वाला दोनों में भारत जीत चुका है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। हाल ही में लोकसभा में पेश 129वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो अभी हाल फिलहाल में लोकसभा में 129वें संविधान संशोधन को पेश किया गया है। ये कब हुआ है? तो ये 17 दिसंबर 2024 को इसका जो है पेश किया गया है लोकसभा के अंदर। लेकिन लोकसभा में पेश करने से पहले ही, यानी कि लोकसभा में जैसे इसको पेश किया गया वहीं पर क्या बहस छिड़ जाती है और इसका विपक्ष के पार्टी जो है विरोध करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर कानून मंत्री कौन है? तो अर्जुन राम मेघवाल जी हैं। 129वां संविधान संशोधन बिल जो है लोकसभा में पेश किया गया, तो विपक्ष के जो पार्टी हैं उन्होंने इसका विरोध करना शुरू किया। लेकिन एक बात उन्होंने कहा कि चलिए ये बिल को डायरेक्ट पास करने नहीं देंगे, इससे पहले हम इसमें जितने भी सांसद बैठे हुए हैं, इसमें जितने भी प्रतिनिधि बैठे हुए हैं लोकसभा के अंदर, उनमें वोटिंग किया जाएगा कि कितने लोग इससे सहमत हैं और कितने लोग इनसे सहमत नहीं हैं। तो ये पहला बिल होगा जिसमें वोटिंग के माध्यम से, इलेक्ट्रिक वोटिंग के माध्यम से जो है चुना गया है कि ये क्या ये सही पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव के तौर पर संबंधित है यह, ठीक है। और इसमें पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होता है लोकसभा के अंदर। और यहाँ पर येस करने वाले, यानी इस बिल में सहमत होने वाले लोगों की जो संख्या है वो 269, जबकि नो करने वाले को 198। नया अनुच्छेद 82A इसमें कहा गया है कि लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव एक साथ होंगे। ये बिल में आखिरकार क्या बात है? ये जो बिल लाया गया है इसमें क्या बात है, क्या कहा गया है? तो ये 82A जो बिल पारित हुआ है लोकसभा में, इसमें यही बात लिखा गया है कि जो लोकसभा और राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं वो एक साथ कराए जाएंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ? एक साथ क्यों कराए जाएंगे? क्योंकि इनको कहना है कि देखिए भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, और हर जगह पर अलग अलग समय में चुनाव धीरे धीरे बारी बारी से होते रहती हैं। ऐसे करने में कहीं कहीं के काम भी नहीं हो पाता है सही से, चुनावी खर्चा भी ज़्यादा आ जाता है। तो इन सभी से निपटने के लिए हम लोग क्यों नहीं एक डेट फिक्स करें 1 नेशन 1 इलेक्शन के बारे में, यानी कि सभी जगह एक ही दिन एक ही डेट को चुनाव होंगे, चाहे जितने भी चरण में क्यों ना हो, ठीक है। तो इसी को लेकर 129वां संविधान संशोधन बिल जो है पेश किया गया है। चलिए इसका उद्देश्य भी देख लेते हैं। तो एक राष्ट्र एक चुनाव, इसका जो कमेटी गठन किया गया था उस कमेटी का नाम था ही रामनाथ कमेटी। अब इसका उद्देश्य क्या था? तो चुनावी खर्चा को कम करना है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से और अलग अलग समय में चुनाव होती हैं, तो उसमें ज़्यादा खर्चा आती हैं, और उसमें अगर चुनाव होती हैं तो उसमें सही से काम भी नहीं होता है। और ऐसे में एक जगह एक बार चुनाव हो जाएगा तो सभी को लगातार का काम करने का मौका मिलेगा और सभी तेज़ी से काम भी करेगा, ठीक है। नहीं तो पता चलेगा कि यहाँ आज बिहार में हुआ, 6 महीना 5 महीना बाद उत्तर प्रदेश में होगा, 5 महीना 6 महीना बाद फिर झारखंड में होगा, ऐसे करेगा तो ऐसे में देश का विकास नहीं होगा और काम भी रुका रहता है, ठीक है। 128वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? नारी शक्ति वंदन बिल से। 106 बिल अभी तक पारित हो चुका है और इसमें 106 के 106 पास हो चुके हैं। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ शुरुआत किया गया है? तो ये उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में शुरू किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में इसरो ने मौसम उपग्रह एनसैट 3DS को किससे लॉन्च किया है? तो GSLV F14 से इसको लॉन्च किया गया है। हाल ही में 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो रामभद्राचार्य और गुलजार जी को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहला फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? कोलकाता में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल फिलहाल में 70वीं BPSC में यह क्वेश्चन आया था कि कोलकाता से भारत की नई राजधानी
कब बनाया गया है, आप लोग कमेंट्स में बताएंगे, क्योंकि अभी 70वीं जो बीपीएससी एग्जाम हुआ है उसमें यह क्वेश्चन को पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2024 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है? ये सैयद अली मुश्ताक ट्रॉफी जो है 2024 वाला वो मुंबई जीत चुका है। और ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ये क्रिकेट खेल से संबंधित है। ठीक है, फाइनल मैच किनके किनके बीच हुआ है? तो ये फाइनल मैच मुंबई वर्सेज मध्य प्रदेश के बीच हुआ है। अब हम लोग देख लेते हैं कि फाइनल मैच जो हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, किस स्टेडियम में। तो ये चिन्ना स्वामी स्टेडियम जो बेंगलुरु में है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। विजेता मुंबई रह चुका है और उप विजेता मध्य प्रदेश। मुंबई विजेता रहा। इसके कैप्टन कौन थे? कप्तान श्रेयस अय्यर थे। श्रेयस अय्यर याद कीजिए, इनको 26.75 लाख करोड़ में 26 करोड़ 75 लाख में इनको खरीदा गया है। किस टीम ने खरीदा है ये आप लोग को बताएंगे। ठीक है, वहीं हम लोग कप्तान श्रेयस अय्यर हैं और जो प्लेयर ऑफ द सीरीज मिला है वो अजिंक्य रहाणे को दिया गया है। वहीं हम लोग देख लेते हैं कि आईपीएल के इतिहास में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? तो ऋषभ पंत, क्योंकि इनको इस बार जो है 27 करोड़ में खरीदा गया है और खरीदने वाले टीम कौन है? लखनऊ ज्वाइंट है। ठीक है, तो श्रेयस अय्यर को किस टीम ने खरीदा है आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। 26 करोड़ 75 लाख में, यानी कि इनसे 25 ऋषभ पंत से 25 लाख कम है। हाल ही में प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? उज्बेकिस्तान में। वहीं पर देख लेते हैं कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 यानी COP 29 का आयोजन बाकू अजरबैजान में किया गया था। ये बैठक क्यों हुआ था? जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंजिंग को लेकर के। वहीं कॉन्फ्रेंस ऑफ 16 को देखा जाए तो ये कोलंबिया में इसका आयोजन किया गया था। क्यों आयोजन किया गया था? तो ये जैव विविधता के लिए। आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में BPCL किस भारतीय हवाई अड्डे पर देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? ये कोच्चि केरल में इसको आयोजन किया गया, यानी कि स्थापना किया जाएगा। हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्याभ्यास शांति प्रवास 4 का कहाँ शुरुआत किया गया? तो नेपाल में। ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा पशु वध उत्सव गढ़ी माई महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये दुनिया का सबसे बड़ा, जिस तरीके से पूरे विश्व का सबसे बड़ा पशुओं वाला मेला सोनपुर हरियर छत्तर मेला लगता है बिहार में से, लेकिन ये आपको पशुओं वाला मेला है जिसमें पशुओं को खरीद बिक्री किया जाता है और लोग अपने मनचाहे वस्तुओं को खरीद करके ले जाते हैं और उनको अच्छी तरीके से देखभाल करके अपने शौक के कारण रखते हुए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ऐसा महोत्सव है जिसमें पशुओं को क्या किया जाता है? वध किया जाता है। वध का मतलब है कि देवी देवताओं को उनके जीवन का हत्या करके जान का बलि दे करके चढ़ाया जाता है। तो गढ़ी माई महोत्सव पशु वध उत्सव कहाँ मनाया गया है? नेपाल में। यह विश्व का सबसे बड़ा पशु वध मेला भी है। ठीक है, यह हर 5 साल पर इसका आयोजन किया जाता है। कहाँ किया जाता है? नेपाल में। उद्देश्य क्या है? तो इन लोगों को कहना है कि हम लोग जो देवी देवताओं से मन्नत मांगते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पशुओं को बलि देते हैं तो ये देवी देवताओं क्या करते हैं? खुश होते हैं और हमारी मन्नतों को, हमारी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। ये इनका कहना है। ये सब अंधभक्त हैं। ठीक है, ये अंधविश्वास भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये आयोजन इसका नेपाल में किया जाता है इस महोत्सव का। अब नेपाल तो भारत के साथ 5 राज्यों से सीमा इसको साझा लगता है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और जैसे ये 5 राज्य। अब मैप में देखिएगा तो यहाँ पर इस तरीके से नेपाल है। यहाँ पर आपको उत्तराखंड मिल जाएगा, यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश, यहाँ पर बिहार, यहाँ पर सिक्किम और यहाँ से पश्चिम बंगाल संपर्क कर देता है। तो 5 राज्य जो हैं भारत के नेपाल से बाउंड्री साझा करते हैं। वहीं नेपाल, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है। काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है जिसे हम लोग दक्षस भी बोलते हैं। ठीक है, तो साउथ ईस्ट एशिया एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होता है। कमेंट्स में आप लोग बताइएगा। तो सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में, जिसे दक्षस भी बोलते हैं और इसका मुद्रा क्या है? रुपया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगाया था पशु वध पर, लेकिन यहाँ का लोग मानने वाले नहीं हैं। यहाँ के सुप्रीम कोर्ट को कोई पावर नहीं दिखता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, मातृभाषा यानी कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय पूछा है। तो अंतर्राष्ट्रीय आपको 21 फरवरी को मनाया जाता है और राष्ट्रीय वाला आपको बतलाना है कि कब मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरलम्मा यात्रा कहाँ आयोजन किया गया? ये तेलंगाना। तेलंगाना जो है आपको आंध्र प्रदेश से कब टूटा है? तो ये आंध्र प्रदेश जो है ये कब बना? तो ये 2 जून
2 जून 2014 को ये बना है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे बड़े सांप यूनेक्टेस आकियामा का खोज कहाँ किया है? तो अमेजन के वर्षा वन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वन के विश्वकोश उपनाम से प्रसिद्ध पर्यावरणविद तुलसी गौड़ा का निधन हो चुका है। तो विश्वकोश उपनाम से जाने जाने वाले पर्यावरणविद तुलसी गौड़ा का हाल ही में इनका निधन हो चुका। अब ये कहाँ के रहने वाले थे? कर्नाटक के। इनका अभी हाल फिलहाल में निधन हो चुका है। इन्हें वन का विश्वकोश भी कहा जाता है। तुलसी गौड़ा जी को इन्हें विश्वकोश भी कहा जाता है, वन का विश्वकोश, क्योंकि इन्होंने हर वृक्ष के बारे में जानकारियाँ प्राप्त की है और इन्हें पद्मश्री से 2021 में सम्मानित किया गया है। वहीं हम लोग देखें, इन्होंने 1 लाख वृक्षों को क्या किए हैं? देखभाल किए हैं, लगाए नहीं हैं। इन्होंने 1 साल तक लगातार इन वृक्षों को देखभाल की है और जब तक वृक्ष अच्छी तरीके से लग नहीं गया है, ठीक है, फिर लगने के बाद उसके बारे में जानकारियाँ प्राप्त की हैं। इन्हीं को वृक्ष देवी भी कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रखें। किनको? तो ये तुलसी गौड़ा जी को। ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले थे? कर्नाटक के रहने वाले थे, इस राज्य से संबंधित है। वहीं हम लोग देख लेते हैं कि खेजड़ली जोधपुर राजस्थान में अभी हाल पे खेजली जोधपुर राजस्थान में अमृता देवी बिश्नोई ने चिपको आंदोलन को शुरू किया था। तो याद रखिएगा, चिपको आंदोलन का शुरू कहाँ से किया गया था? अमृता देवी बिश्नोई ने शुरू किया था। कहाँ? तो खेजड़ली जोधपुर राजस्थान से। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ललन टॉप। हाल ही में त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का 16वां संस्करण कहाँ किया गया? तो दोस्ती, तो ये 3 देशों के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है, इंडिया, श्रीलंका और मालदीव। इसका आयोजन मालदीव में किया गया, राजधानी इसका माले है। हाल ही में विश्व की ऊंची लद्दाख की फ्रोजन लेक मैराथन किसने जीती है? तो ये मध्य प्रदेश ने जीत चुका है। मध्य प्रदेश को भारत का टाइगर प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि भारत में सर्वाधिक टाइगरों की संख्या मध्य प्रदेश में। भारत को सोया प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि भारत में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में। भारत का हृदय प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि भारत के बीचों बीच है, क्योंकि भारत का इस तरीके से मैप है, तो यहाँ पर बीचों बीच है भारत में, इसीलिए इसे हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ स्थापित हुआ है? ये शिलोंग में। चलिए शिलोंग किसकी राजधानी? कमेंट्स में आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केरल में आयोजित एडमिरल कप सेलिंग रेगाटा का 13वां संस्करण किसने जीता है? अब एडमिरल कप, तो एडमिरल कप ये जो संबंधित है वो सेलिंग रेगाटा से है, क्योंकि इसे हम लोग सेलिंग रेगाटा भी कहते हैं। अब यहाँ पर वर्ड आ रहा है कि सेलिंग, तो सेलिंग का मतलब होता है बोट, यानी कि बोट रेस होता है। तो इस बार का क्रम कौन सा है? 13वें क्रम है। और करवाने वाला कौन है इसका? तो भारतीय नौसेना इसको कराने वाली है। मेजबान कौन होगा? तो INA, इंडियन नेवल एकेडमी, जिसे हम लोग भारतीय नौसेना अकादमी भी कहते हैं, ये इसका मेजबानी यानी कि होस्ट होने वाला है। कहाँ होगा? एजिमल, केरल में किया जाएगा। विजेता इसमें कौन रह चुका है? तो रूसी नौसेना ने रह चुका है। क्वेश्चन हमको क्या पूछा है? हाल ही में केरल में आयोजित होने वाले एडमिरल कप सेलिंग रेगाटा का 13वां संस्करण हुआ है, बताइए इसका विजेता कौन है? ये रूस रह चुका है। रूस की राजधानी क्या है? तो रूस की राजधानी मॉस्को है, जो यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। और 2 ही ऐसा देश है जो आपको रूस और तुर्की, ये जो है, क्योंकि अपना नाम ये बदल दिया है, तुर्की से तुर्कीये कर लिया है। तो ये 2 ही ऐसा देश है जो 2 महाद्वीप में आते हैं, एशिया प्लस में अफ्रीका महाद्वीप में आते हैं, एशिया प्लस यूरोप महाद्वीप में आते हैं, एशिया प्लस यूरोप महाद्वीप में आते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब रूस, तो रूस की राजधानी मॉस्को यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। और प्रधानमंत्री कौन है? किए स्टारमर है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं ललन टॉप इस प्रश्न का। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 से कहाँ प्रारंभ होगी? तो ये हुआ है स्पेन में। दुनिया की पहली वैश्विक घड़ी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उज्जैन में। हाल में FATF का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो FATF, ये FATF का फुल फॉर्म फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है। इसका कार्य क्या होता है FATF का? तो ये जितने भी सारे देश हैं, आतंकवाद के फंडिंग को रोकना इसका कार्य होता है। जिस देश में आतंकवाद की फंडिंग बढ़ते जाता है, आतंकवाद की संख्या बढ़ते जाती है, करप्शन बढ़ते जाता है, तो उस देश को FATF जो है वो रेड लिस्ट में जारी कर देता है। ठीक है, तो FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये मैक्सिको के अध्यक्ष घोषित किया गया। ठीक है, आइए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में देश की लोकपाल पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय मानिका राव को नियुक्त किया गया है। मद्राजो इनका करके नाम है, मैक्सिको के रहने वाले। ठीक है, चलिए तो यहीं तक आज का क्लास समाप्त करते हैं। वीडियो को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।